जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है उसमें हम आज एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो नई यूनिट है वो है सोशल और कल्चर ज्योग्राफी की। देखो, सोशल और कल्चर ज्योग्राफी की जो यूनिट है इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखने वाली यूनिट है। 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छी संख्या में होते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 4-5 से कम क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं आने वाले। तो एक तरीके से मैं कहूँ तो ये जो सोशल कल्चर ज्योग्राफी वाली जो यूनिट है एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। आप चाहे अकेली इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लेना और चाहे आप सोशल कल्चर ज्योग्राफी पढ़ लेना, बात बिल्कुल बराबर है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं रेकलस के बारे में। रेकलस कौन थे? एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। देखो, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सोशल कल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ज्योग्राफर हैं उनके बारे में। ठीक है ना? जो सोशल कल्चर ज्योग्राफी के ज्योग्राफर हैं उनके बारे में फुल डिटेल से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेकलस के बारे में कि रेकलस कौन थे, कैसे क्या थे। देखो, रेकलस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, लाटेरे। सामाजिक अराजकतावादी थे जो कि फ्रांस के थे। रेकलस फ्रांस के थे, सामाजिक अराजकतावादी थे और इन्होंने लाटेरे नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं लाप्ले के बारे में, जिसको लीप्ले भी कहते हैं। चाहे आप लाप्ले कह दो चाहे आप लीप्ले कह दो, बात एक ही है। लीप्ले एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। ठीक है? जो लीप्ले थे वो एक समाजशास्त्री भी थे, साथ ही साथ वो एक अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर ये समाजशास्त्री अर्थशास्त्री, क्या हमें ये भी याद करना है? जी बिल्कुल, आपको ये शब्द भी याद करना है। जो समाजशास्त्री है और ये जो अर्थशास्त्री है, ये शब्द भी आपको अच्छे से याद करना है। तो जो लीपले थे वो एक समाजशास्त्री थे, ये अर्थशास्त्री थे और ये फ्रांस के थे। लीपले ने एक पुस्तक लिखी थी, ला रिफॉर्म सोसिले। ला रिफॉर्म सोसिले लीपले की पुस्तक थी। कौन सी थी? ला रिफॉर्म सोसिले। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना किसने दी थी? लीपले ने दी थी। अब इसको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। मैं इंग्लिश में आता है वर्क, पैलेस और फैमिली। एक आता है फोल्क। ठीक है? तो स्थान, कार्य और समाज। स्थान, कार्य, समाज की जो संकल्पना थी वो लीपले द्वारा दी गई थी। पारिवारिक आय, बजट की संकल्पना भी लीपले ने दी थी। ठीक है? पारिवारिक आय और बजट की संकल्पना, पारिवारिक आय बजट की संकल्पना लीपले ने दी थी। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना लीपले ने दी थी। लीपले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लॉ रिफॉर्म सोसिले। ठीक है? और लीपले थे जो फ्रांस के समाजशास्त्री थे, ये एक अर्थशास्त्री भी थे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अगले पैटेगिडिस के बारे में। देखो, यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे जो मेन भूगोलवेत्ता हैं और उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि चलो कुछ भी पढ़ लिया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ पैट्रिक गिडिस के बारे में। ये ब्रिटिश के समाजशास्त्री और अर्बन प्लानिंग थे। ठीक है? ये ब्रिटेन के क्या थे? एक समाजशास्त्री थे और ये अर्बन प्लानर भी थे। ये अर्बन प्लानर का मतलब होता है नगरों की रचना भी करते थे, नगरों की प्लानिंग भी करते थे ये। इनकी एक पुस्तक का नाम था सिटीज इन इवोल्यूशन। ये पुस्तक आपको 100% पता होनी चाहिए कि सिटीज इन इवोल्यूशन पुस्तक किसकी है? पैट्रिक गेडिस की है। स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना को इन्होंने विकसित किया था। तो स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना पैट्रिक गेडिस ने भी दी थी और स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना लाप्ले ने भी दी थी। पारिवारिक आय बजट के आधार पर प्रादेशिक नियोजन पर कार्य किया था। पैट्रिक गिडिस ने पारिवारिक आय बजट के आधार पर प्रादेशिक नियोजन के ऊपर काम किया था। हर्बर्ट स्पेंसर, जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो एक ब्रिटिश के समाजशास्त्री हैं। हर्बर्ट जो स्पेंसर है वो एक ब्रिटिश के समाजशास्त्री हैं। सांस्कृतिक परिमंडल पर काम किया था इन्होंने। जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने सांस्कृतिक परिमंडल पर कार्य किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे आता है ऑगस्टे कॉम्टे।
ऑगस्टे कॉम्टे वही बिल्कुल एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। द फोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी, द फोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी ऑगस्टे कॉम्टे की पुस्तक का नाम था, और ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ऑगस्टे कॉम्टे थे जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। इनकी पुस्तक का नाम था द फोर्स इन पॉजिटिव फिलोसॉफी। प्रत्यक्षवाद विचार का जन्मदाता, जो ऑगस्टे कॉम्टे हैं उसको प्रत्यक्षवाद के विचारदाता माने जाते हैं, या प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है? ऑगस्टे कॉम्टे हैं। ऑगस्टे कॉम्टे के द्वारा द लॉ ऑफ थ्री स्टेज विचार को विकसित किया गया था। द लॉ ऑफ थ्री स्टेज विचार को किसने विकसित किया? ऑगस्टे कॉम्टे ने। इन्होंने बताया किसमें? द लॉ ऑफ थ्री स्टेज जो विचार था इसमें उन्होंने बताया कि समाज एक संपूर्ण प्रत्येक विशेष विज्ञान के रूप में तीन कल्पित अवस्थाओं के रूप में विकसित होता है। ऑगस्टे कॉम्टे, जो ऑगस्टे कॉम्टे था वो प्रत्यक्षवाद विचार का जन्मदाता था। ये प्रत्यक्षवाद विचार के जन्मदाता कहे जाते हैं। इन्होंने द लॉ ऑफ थ्री स्टेज विचार को विकसित किया था। द लॉ ऑफ थ्री स्टेज विचार को विकसित किसने किया? ऑगस्टे कॉम्टे ने। इन्होंने बताया कि समाज एक संपूर्ण प्रत्येक विशेष विज्ञान के रूप में तीन कल्पित अवस्थाओं के रूप में विकसित होता है। ऑगस्टे कॉम्टे के अनुसार जो समाज है ना, वो एक संपूर्ण, जो एक संपूर्ण समाज है वो एक प्रत्येक विशेष विज्ञान के रूप में है। क्या? एक प्रत्येक विशेष विज्ञान के रूप में है। इन्होंने समाज की टोटल तीन कल्पित अवस्थाएं बताई थी। कल्पित का मतलब होता है काल्पनिक अवस्थाएं बताई थी। एक था धर्मशास्त्रीय चरण जिसको हम थियोलॉजिकल बोलते हैं, दूसरा था आध्यात्मिक चरण जिसको हम मेटाफिजिकल बोलते हैं, और तीसरा था सकारात्मक चरण जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो धर्मशास्त्रीय चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण, ये तीन इसकी टोटल कल्पित अवस्थाएं थी। ठीक है। तो जो पैट्रिक गिडिस थे, इन्होंने ऑगस्टे कॉम्टे थे, इन्होंने समाज की टोटल तीन अवस्थाएं बताई। पहला धर्मशास्त्रीय चरण था, दूसरा आध्यात्मिक चरण था, और तीसरा सकारात्मक चरण था। तो आध्यात्मिक चरण, सकारात्मक चरण और धर्मशास्त्रीय चरण, इन तीनों चरणों के बारे में किसने बताया? ऑगस्टे कॉम्टे ने बताया। कोल्सओवर, कोल्सओवर कहाँ के थे? एक अमेरिका के थे। कौन थे? समाजशास्त्री थे। तो कोल्सओवर अमेरिका के एक समाजशास्त्री थे। कोल्सओवर ने एक पुस्तक लिखी। कोल्सओवर की पुस्तक का नाम था एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्जन। ठीक है। तो कोल्सओवर अमेरिका के समाजशास्त्री थे। पहली बात, एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन इनकी पहली पुस्तक का नाम था। रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी इनकी दूसरी किताब का नाम था। मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप इनकी तीसरी किताब का नाम था। तो कोल्सओवर एक अमेरिका के समाजशास्त्री थे, और इन्होंने तीन मैन किताबें लिखी थी, जिसमें पहली थी एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, दूसरी थी रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी, और तीसरी थी मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप। ठीक है। तो कोल्सओवर कौन थे? एक अमेरिकन समाजशास्त्री। इन्होंने तीन किताबें छापी। पहली एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, दूसरा रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चर ज्योग्राफी, और तीसरा मॉर्फोलॉजी एंड लैंडस्केप। ठीक है। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सांस्कृतिक भूगोल का पिता जो कोल्सओवर थे, कौन? कोल्सओवर। कोल्सओवर को हम सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहते हैं। इनको कल्चर ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना, कल्चर लैंडस्केप, जो कल्चर लैंडस्केप की संकल्पना थी वो कोल्सओवर द्वारा दी गई थी। कोल्सओवर को सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। कल्चर हॉर्थ शब्दावली या सांस्कृतिक तल। ठीक है। कल्चर हॉर्थ बोल दो या सांस्कृतिक तल बोल दो, बात एक ही है मेरे प्यारे लाडलो। कल्चर हॉर्थ या सांस्कृतिक तल की अवधारणा का प्रतिपादन कोल्सओवर ने किया था। सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन कोल्सओवर ने किया था। सांस्कृतिक भूगोल का पिता कोल्सओवर है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया को सांस्कृतिक तल कहा जाता है।
कोलसोवर ने बताया था कि जब भाई जो मेसोपोटामिया है ना, वो क्या है, एक सांस्कृतिक तल है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि मेसोपोटामिया है क्या, मेसोपोटामिया कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मेसोपोटामिया कौन सी नदी पर है और कौन से देश में, ये दो बातें हैं जो आपको बतानी है। पहली, मेसोपोटामिया कहाँ पर है, दूसरी, मेसोपोटामिया किस देश में है। ठीक है, ये दो बातें बतानी है आपको। इमैनुअल कांट स्पेनिश समाजशास्त्री थे। जो मैन्युअल कांट है वो एक स्पेनिश समाजशास्त्री थे। इन्होंने पुस्तक लिखी, पहली पुस्तक का नाम था द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, दूसरे का नाम था द सिटी एंड द ग्रास रूट, तीसरे का नाम था द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी कल्चर। ठीक है, तो जो मैन्युअल कांट थे वो एक स्पेनिश समाजशास्त्री थे। इन्होंने टोटल 3 किताबें छापी। पहली का नाम था द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, दूसरी का नाम था द सिटी एंड द ग्रास रूट, और तीसरी का नाम था द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी कल्चर। ठीक है, तो मैनुअल कांट एक स्पेनिश समाजशास्त्री, इनकी ये टोटल 3 किताबें थी जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर कार्य किया था। जो मैनुअल कांट है, जो इमैनुअल कांट है, इन्होंने नेटवर्क सोसाइटी पर और इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किया था। तो ध्यान रहे प्यारे साथियों, नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किसने किया था, मैनुअल कांट ने किया था। इंफॉर्मेशन सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कांट ने किया था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कांट ने किया। नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर काम किसने किया, कांट ने किया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क सोसाइटी व इंफॉर्मेशन सिटी पर काम कांट ने किया था। इंफॉर्मेशन सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कांट ने किया था। टेलर, टेलर एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। क्या थे, एक ब्रिटेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ प्यारे साथियों, टेलर एक ब्रिटेन का एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है इसको। ठीक है, टेलर क्या था, एक ब्रिटेन का एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। टेलर को ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। टेलर ने 2 किताबें लिखी, एक का नाम था प्राइमेटिव कल्चर, दूसरा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्राइमेट कल्चर पुस्तक किसकी थी, कांट की थी। किसकी थी, सॉरी, टेलर की थी। तो टेलर क्या था, एक ब्रिटेन का एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। टेलर ने ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। ब्रिटेन में सांस्कृतिक भूगोल का संस्थापक कौन है, टेलर है। टेलर ने 2 किताबें छापी, पहली का नाम था प्राइमेटिव कल्चर और दूसरे का नाम था एंथ्रोपोलॉजिस्ट। टेलर के कार्य क्षेत्र के बारे में हम बात करें, सोशियो कल्चर इवोल्यूशन, इसमें बताया कि कैसे संस्कृति व समाज में बदलाव आते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सोशियो कल्चर इवोल्यूशन। टेलर महोदय ने एक किताब छापी जिसका नाम था सोशियो कल्चर इवोल्यूशन। और जो सोशियो कल्चर इवोल्यूशन इनकी पुस्तक थी, इसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से समाज और संस्कृति में बदलाव ला सकते हैं। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा में बताया कि संस्कृति एक ऐसी समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं आदि शामिल होती हैं। ठीक है, टेलर महोदय ने बताया कि टेलर महोदय ने जब संस्कृति की परिभाषा दी, टेलर महोदय ने जब संस्कृति को डिफाइन किया, तो उन्होंने बताया कि भाई संस्कृति एक ऐसी समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून आदि प्रथाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए प्यारे साथियों। परिभाषा पूछ सकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं एनी बूटीमर के बारे में। एनी बूटीमर कौन था? देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, ये एक आयरिश ज्योग्राफर था। ये क्या था? आयरिश ज्योग्राफर था। इन्होंने 2 किताबें छापी थी। एक का नाम था वैल्यूज इन ज्योग्राफी, दूसरे का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी। एनी बूटीमर एक आयरिश ज्योग्राफर था। इन्होंने 2 किताबें छापी। पहले का नाम था वैल्यूज इन ज्योग्राफी, दूसरे का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी, वैल्यूज इन ज्योग्राफी, दोनों की दोनों किताबें किसकी थी? एनी बूटीमर की थी। मानव कल्याण के लिए कार्य किया था। एनी बूटीमर ने मानव के कल्याण के लिए काम किया था। डोरेन मेसी। डोरेन मेसी क्या थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। द स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर। जो डोरेन मेसी थे, ब्रिटेन के थे। इन्होंने 2 किताबें छापी। पहली का नाम था द स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरी थी स्पेस, पैलेस एंड जेंडर। ठीक है, डोरेन मेसी एक ब्रिटिश ज्योग्राफर थे। इन्होंने 2 किताबें छाप दी। पहली का नाम था द स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरे का नाम था स्पेस, पैलेस एंड जेंडर। उसके बाद आता है डेनियल बेल। डेनियल बेल अमेरिका के थे। इन्होंने एक किताब छापी द कल्चर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, डेनियल बेल ब्रिट अमेरिका के थे भाई। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने एक किताब छापी द कल्चर कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। इनकी दूसरी किताब का नाम था द कमिंग अप पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और तीसरी किताब का नाम था द एंड ऑफ इंडिया आइडिया। ठीक है, द एंड ऑफ आइडिया। अब मैं इसको एक साथ बताता हूँ आपको। डेनियल बेल अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। साथ के साथ याद करते जाओ भाई, आंख बंद करके रिपीट करो। डेनियल बेल अमेरिका के थे। इनकी पहली किताब का नाम था द कल्चर कॉन्ट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरी का नाम था द कमिंग अप पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और तीसरा का नाम था द एंड ऑफ आइडिया। ये 3 किताबें थी इनकी। ये हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूक डिक्सन के बारे में। ल्यूक डिक्सन, इनकी पहली किताब का नाम था क्या? अरे प्यारे साथियों, ल्यूक डिक्सन की पहली किताब थी ज्योग्राफी एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ज्योग्राफी एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी किताब थी द कल्चर कैपिटल, तीसरी थी सिटीज एंड कल्चर। तो ल्यूक डिक्सन की 3 किताबें थीं। पहली किताब का नाम था ज्योग्राफी एंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरी किताब का नाम था द कल्चर कैपिटल और तीसरी किताब का नाम था सिटीज एंड कल्चर। तो ये आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों कि ल्यूक डिक्सन की किताबों का क्या क्या नाम था। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं और आर.जे. बनेट के बारे में पढ़ते हैं। आर.जे. बनेट कौन थे? एक अमेरिका के सामाजिक भूगोलवेता थे। जो आर.जे. बनेट थे वो अमेरिका के एक सामाजिक भूगोलवेता थे। इनकी पहली किताब का नाम था द ज्योग्राफी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। द ज्योग्राफी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इनकी पहली किताब थी। इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग इनकी दूसरी किताब थी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। आर.जे. बनेट अमेरिका के सामाजिक भूगोलवेता थे। पहली किताब थी द ज्योग्राफी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दूसरी किताब थी इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग। तो इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग, द ज्योग्राफी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इनकी 2 किताबें थीं। किसकी? आर.जे. बेनेट की। कहाँ के थे? अमेरिका के। क्या थे? सामाजिक भूगोलवेता थे। भाई आपकी बार 2021 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या किया उन्होंने? 4 ज्योग्राफर का नाम लिख दिया, सामने लिख दिया पॉलिटिकल ज्योग्राफर, सोशल ज्योग्राफर, फिजिकल ज्योग्राफर
और एक पॉपुलेशन ज्योग्राफर। अब मिलान करवाया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपको जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं ना, मेरे जबान से या इस डिस्प्ले पर आपको जो भी शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है या मेरा बोला हुआ आपको सुनाई दे रहा है, हर शब्द को आपको याद करना है। हर शब्द के ऊपर आपको फोकस करना है कि हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लोक नीति पर कार्य किया था। आर्थिक भूगोल के विश्लेषण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं प्रिस्टन जेम्स के बारे में। देखो, प्रिस्टन जेम्स वो ही एक अमेरिका के प्यारे से भूगोलवेता थे, सोशल ज्योग्राफर थे, सामाजिक भूगोलवेता थे। प्रिस्टन जेम्स की पहली किताब का नाम था एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। पहली किताब एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। दूसरी किताब ए ज्योग्राफी ऑफ मैन। तीसरी किताब वन वर्ड डिवाइडेड। चौथी किताब ऑल पॉसिबल वर्ड। तो प्रिस्टन जेम्स एक अमेरिकन भूगोलवेता थे और इनकी टोटल 4 किताबें थीं। पहली किताब का नाम था एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। दूसरी थी ए ज्योग्राफी ऑफ मैन। तीसरी थी वन वर्ड डिवाइडेड और चौथी थी ऑल पॉसिबल वर्ड। प्रिस्टन जेम्स लैटिन अमेरिका भौगोलिक ज्ञान में सामाजिक विकास पर कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, जो प्रिस्टन जेम्स था, इन्होंने लैटिन अमेरिका भौगोलिक ज्ञान में सामाजिक विकास पर काम किया था। गोल्डन वाइजेकर डिफ्यूजन। जो गोल्डन वाइजेकर डिफ्यूजन थे, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्या थे? समाजशास्त्री थे। जो गोल्डन वाइजेकर डिफ्यूजन था वो अमेरिका का एक समाजशास्त्री था। इनकी किताब का नाम था कल्चर डिफ्यूजन। सांस्कृतिक विस्तरण एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये इन्होंने अपने शब्दों से कहा था। तो गोल्डन वाइजेकर डिफ्यूजन अमेरिकन समाजशास्त्री थे। इन्होंने एक किताब छाप दी जिसका नाम था कल्चर डिफ्यूजन, और इन्होंने एक बात बोल दी। इनके मुंह से 5 शब्द निकल गए और वो थे कि सांस्कृतिक विस्तरण एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें भाषा, तकनीकी तरीके आदि होते हैं। अरे प्यारे साथियों, देखो, सांस्कृतिक विस्तरण एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें भाषा, तकनीक, तरीके आदि सब शामिल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जे स्टीवर्ड के बारे में। कौन? जे स्टीवर्ड। जे स्टीवर्ड इन्होंने एक दूसरे से विलग, विलग का मतलब होता है अलग, समान पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में विकसित संस्कृति के लिए बहुरेखीय विकास संकल्पना को प्रतिपादित किया था। आपको केवल यहाँ पर इतना याद करना है कि बहुरेखीय विकास संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई थी? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलाइनर इवोल्यूशन, बहुरेखीय विकास संकल्पना किसने दी थी? जे स्टीवर्ड महोदय ने दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं हेनरी लीफेब्रे, द राइट टू द सिटी। हेनरी लीफेब्रे। हेनरी लीफेब्रे के बारे में बताऊं, पहली किताब याद कर लो, द राइट टू द सिटी। दूसरी किताब द अर्बन रिवॉल्यूशन। तीसरी किताब द क्रिस्ट्यू ऑफ एवरीडे लाइफ। चौथी किताब द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। ठीक है, तो हेनरी लीफेब्रे के द्वारा टोटल 4 किताबें लिखी गई। पहली का नाम था द राइट टू द सिटी, दूसरी का नाम था द अर्बन रिवॉल्यूशन, तीसरे का नाम था द क्रिस्ट्यू ऑफ एवरीडे लाइफ, और चौथे का नाम था द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। उसके बाद हम बात करते हैं रोजमर्रा जीवन, जनजीवन को इसने समालोचना की थी। जो रोजमर्रा का जनजीवन था ना, इसकी इन्होंने क्या की? समालोचना की। राइट टू द सिटी संकल्पना का परिचय, राइट टू द सिटी संकल्पना हेनरी लीफेब्रे की थी। ठीक है, हेनरी लीफेब्रे के द्वारा राइट टू द सिटी की संकल्पना दी थी। तो राइट टू द सिटी की संकल्पना किसने दी? हेनरी लीफेब्रे ने दी। हेस बेबोक, ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर था ये। जो हेस बेबोक थे वो एक ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफर थे।
इन्होंने एक किताब छापी, द थ्योरी ऑफ कल्चर लैंड स्टेज। द थ्योरी ऑफ कल्चर लैंड स्टेज किसकी किताब थी? हेस बेबॉक की थी। सांस्कृतिक सोपानों का सिद्धांत का प्रतिपादन, जो सांस्कृतिक सोपान है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था? हेस बेबॉक ने किया था। किसने? हेस बेबॉक ने किया था। तो हेस बेबॉक एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे। इनकी एक किताब का नाम था द थ्योरी ऑफ कल्चर लैंड स्टेप। इन्होंने सांस्कृतिक सोपान का सिद्धांत दिया था। सांस्कृतिक सोपान के सिद्धांत का प्रतिपादन हेस बेबॉक ने किया था। उसके बाद आता है टेलबॉक। टेलबॉक कौन थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। द कलेक्टिव मेमोरी कॉलेज ऑफ सुसाइड, ये दो इनकी किताबें थी। टेलबॉक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। द कलेक्टिव मेमोरी कॉलेज ऑफ सुसाइड, ये इनकी दो किताबें थी। सांस्कृतिक अध्ययन में इन्होंने काम किया था। अब हम बात करते हैं क्लॉक वीहलेर के बारे में। क्लॉक वीहलेर अमेरिका के थे। मैन एंड कल्चर इनकी किताब का नाम था। देखो प्यारे साथियों, क्लॉक वीहलेर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। मैन एंड कल्चर इनकी किताब का नाम था। सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा, कल्चर एरिया अप्रोच, सांस्कृतिक एरिया या सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा, कल्चर एरिया अप्रोच का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉक वीहलेर ने किया था। सांस्कृतिक प्रदेशों का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? वीहलेर ने किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं टोरेनो के बारे में। टोरेनो फ्रांस के थे। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी टोरेनो की थी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग टोरेनो ने किया था। तो अब टोरेनो के बारे में पढ़ लो। टोरेनो की पहली बात, फ्रांस के थे। टोरेनो की पहली किताब द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। टोरेनो का ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग टोरेनो ने किया था। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक टोरेनो की थी। टोरेनो फ्रांस के थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम हेल बेबोच के बारे में। फ्रांस के थे। लेस कैडर्स सोसियक्स डी लॉ मोयरोयर, ठीक है। एम हेल बेबोच फ्रांस के थे। लेस कैडर्स सोसियक्स डी लॉ मोयरोयर इनकी किताब का नाम था। सामूहिक स्मृति की अवधारणा, कलेक्टिव मेमोरी का प्रतिपादन किसने किया था? हेल बेबोच ने ही किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इस वॉटसबर्ग के बारे में। किसके बारे में? इस वॉटसबर्ग के बारे में। एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया ए रीजनल एनालिसिस, ए हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया, ये दो किताबें थी इनकी। जेई इस वॉटसबर्ग इनकी दो किताबें। पहली का नाम एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया ए रीजनल एनालिसिस और दूसरी का नाम ए हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया। इन्होंने सांस्कृतिक विशेषताएं, धर्म, भाषा, प्रजाति के आधार पर भारत को टोटल 10 सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। इसके ऊपर आप 1000 लाइन खींच दो। बहुत महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर, धर्म, भाषा और जाति के या प्रजाति के आधार पर भारत को 10 भागों में किसने विभाजित किया था? इसका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था। क्या? इस वॉटसबर्ग। स्टीवर्ट कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थ्योरी ऑफ थ्योरी चेंज, इन्होंने अंतःक्रिया मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल पर काम किया था। ठीक है, हम बात करते हैं स्टीवर्ट महोदय के बारे में। स्टीवर्ट कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ थ्योरी चेंज, अंतःक्रिया मॉडल, इंस्ट्रक्शन मॉडल पर काम किया। ठीक है, जे स्टीवर्ट
जे स्टीवर्ड अमेरिका के थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ थ्योरी चेंज या अंतःक्रिया मॉडल या इंस्ट्रक्शन मॉडल पर काम किया था। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की संकल्पना व विधि को विकसित किया था। ठीक है, स्टीवर्ट ने क्या किया था? सांस्कृतिक पारिस्थितिकी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी बोल दो चाहे सांस्कृतिक विधि बोल दो, संकल्पना का प्रतिपादन स्टीवर्ट ने किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन के बारे में। देखो, सोशल और कल्चर ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो। बाकी मैं बात करूँ पेपर के टारगेट से, आप यदि एग्जाम पास करना चाहते हो, आप ज़्यादा पास करना चाहते हो, तो फिर आप ये डेफिनेशन मत पढ़ो, क्योंकि इनकी डेफिनेशन न तो आज तक कभी पूछा और न ही कभी आगे पूछेगा, जहाँ तक लगता है। हाँ, ये कुछ परिभाषाएं हैं, जाति की परिभाषा है जो पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जाति की कुछ परिभाषाएं, जैसे कूले। जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जब कोई वर्ण का मतलब होता है क्रम, हमारा जो जाति है। जब कोई वर्ग है। जब कोई वर्ग कंप्लीटली वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये कूले मोदे ने कहा था। ये परिभाषा एक बार पूछ चुका है, इसलिए हमें ऐसी डेफिनेशन याद करनी चाहिए कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार और मदान ने कहा था। जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है और इनका एक सर्वमान्य नाम होता है। ये लोग एक काल्पनिक पूर्वज या देवता से एक सर्वमान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं। ये हर्बर्ट रिजले ने कहा था। ठीक है, तो कूले, मजूमदार, मदान और सर हर्बर्ट रिजले, इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है और इनका एक सर्वमान्य नाम होता है। ये लोग एक काल्पनिक पूर्वज या देवता से एक सर्वमान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा, जिसको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे ज्योग्राफर हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी की विशेषताएं पढ़ेंगे, सारा सब कुछ पढ़ेंगे। आज से हमारा सोशल ज्योग्राफी की जो क्लास थी उसकी शुरुआत हुई थी। कैसी लगी आज की क्लास? सोशल ज्योग्राफी आपको कनेक्ट कर पाई या नहीं कर पाई? आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।